गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आशा भी करते हैं कि आगे भी आप लोग अच्छे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है ऊष्मा का संचरण। उस टॉपिक का नाम है ऊष्मा का संचरण। इसे बेटा आपको पूछता है कि ऊष्मा का संचरण जो होती है आपको कितने विधियों से होता है। जैसे नाम सुनोगे आप लोग, चालन, संवहन, विकिरण, ये सब नाम सुनोगे आप लोग। इसमें यही चीज़ बताएंगे आपको कि कौन से पदार्थ आपको चालन विधि से गर्म होती हैं, कौन से पदार्थ विकिरण विधि से गर्म होती हैं और कौन से पदार्थ आपको संवहन विधि से गर्म होती हैं। ये विधि है आपको ऊष्मा के संचरण का। मतलब ऊष्मा के संचरण का मतलब हुआ कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाती हैं बता देंगे उसको तीन विधियों से जाता है। वही तीन विधि का नाम है चालन, संवहन और विकिरण। तो इसको हम पढ़ाएं आपको। और चलिए, तो आज का टॉपिक है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, इसमें हम बताएंगे ऊष्मा के संचरण को समझने के लिए आपको एक अलग से बात बता देते हैं आपको हम। जैसे आप नाम सुनोगे ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ बता देंगे आपको पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, या पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको हम बता दें, ऐसा आप जानते होंगे पहले से, ऊष्मा का संचरण को समझने के लिए आपको ये तीनों चीज़ को जानना जरूरी है। आपको हम समझा दें और बहुत आसानी से पहले से लोग आप जानते भी कुछ होंगे। ठोस वस्तु किसको कहेंगे, द्रव वस्तु किसको कहेंगे और गैसीय वस्तु किसको कहेंगे। तो बेटा बता दें, ऐसे सबको पता है कि प्रत्येक पदार्थ सबको पता है कि जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, ये सबको पता है। जैसे हम एक बुक को ही लेते हैं, ध्यान देंगे, जैसे आपका एक कॉपी है, एक कॉपी ही लेते हैं, ध्यान देंगे, इसको कहीं पर रखते हैं तो यहाँ रखे हम तो ये स्थान घेरता है। तो मैंने वैसा दा देंगे, तो वैसा चीज़ जो स्थान घेरे जिसमें वजन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु या पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ है। तो आपको पदार्थ समझते हैं आपको हम क्लियर कर दें कि आपको कोई भी पदार्थ आपको बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ जो है आपको छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, कोई भी पदार्थ हो। तो आपको हम बता दें कि जैसे बेटा एक पदार्थ इसी के ले लो, ते भी जो स्केच है ये भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो ये आप जान जाइए कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? तो अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर तीन तरह का फिगर बता रहे हैं आपको हम। ऐसे कहता कि जो ठोस वस्तु है, आपका ठोस वस्तु है वो भी कई छोटे छोटे कणों का मिलकर बना हुआ है। द्रव वस्तु है वो भी छोटे छोटे कणों का मिलकर बना हुआ है। गैसीय वस्तु है, यानी जो गैस के रूप में वस्तु है, वो भी छोटे छोटे कण का मिलकर बना हुआ है। तो आपको हम बता दें कि ठोस वस्तु जो होते हैं बेटा, आपका मान लो कि ठोस वस्तु को है, तो ठोस वस्तु के जो कण होते हैं, मान लो कि कोई वस्तु है, आपको अभी बताया कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो एक कोई वस्तु है, मान लो जो कि एक लोहा का गोला है, एक लोहा का गोला ले लो, एक लोहा का गोला है, ये भी एक वस्तु है बेटा आपको, क्योंकि उसमें भी वजन होती हैं, वो भी स्थान घेरती हैं। तो अब बता दें, ते भी एक वस्तु है। यहाँ भी देखिए, द्रव भी एक वस्तु है। कोई द्रव पानी ले लो, तो पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। इसमें भी कण को दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा। और गैस भी, गैसीय पदार्थ भी आपको छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं।
देखिए 3 तरह का पदार्थ लिखे हैं, आपको एकदम क्लियर कट है कि ठोस हर एक वस्तु छोटे छोटे कण को हम यहाँ बूंदा से पॉइंट से दिखाए हैं, ये बूंदा से। तो ये देखिए तीनों फिगर को देखते हैं, तीनों वस्तु है। तो आप देखते होंगे कि ठोस के सामने जो वस्तु रखे हैं वो उसके कण काफ़ी सटे सटे होते हैं, ठोस वस्तु के कण काफ़ी सटे सटे होते हैं। द्रव वस्तु का जो कण होता है, द्रव वस्तु भी कई छोटे छोटे कण का बना हुआ है, हर एक वस्तु एक छोटे छोटे कण का बना हुआ है। तो द्रव वस्तु के जो कण है देख रहे होंगे कि वो यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ दूर दूर पर है, इसके अपेक्षा द्रव वस्तु के कण आपको दूर दूर पर है। अब इस फिगर को देखें, आपको गैसीय पदार्थ को है उसके कण और दूर दूर पर है, ये आपको पता चलता होगा, गैसीय पदार्थ के कण और दूर दूर पर है। तो ये बात को समझेंगे कि ठोस वस्तु के जो कण होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं, द्रव वस्तु के कण इससे हटे हटे होते हैं, और सबसे हटे हटे मतलब दूर दूर, और गैसीय पदार्थ के जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये तीनों फिगर को समझ गए होंगे आप। चलिए बहुत खूब, अब आपको शुरू कर रहे हैं आपको हम ऊष्मा का संचरण। सबको पता है कि ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? ईंधन से। आपको पिछला क्लास में हम बताए थे, ईंधन सबको समझ में आता होगा कि आपको सबको पता है कि जो ऊष्मा पैदा करे, जैसे आप लकड़ी को जलाते हो, गैस को जलाते हो तो ऊष्मा पैदा करता है वो, और ऊष्मा पैदा करता है, और ऊष्मा क्या करता है? किसी वस्तु के ताप को बढ़ाता है। आपको हम बताए थे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जैसे आपको बताए थे, चूल्हा ले लो, चूल्हा के ऊपर कोई बर्तन रख दो, ये बेटा ये मान लो ये चूल्हा है, चूल्हा के ऊपर कोई बर्तन है, इसमें कोई चीज़ जलाते हैं, इसमें कोई चीज़ जलाते हैं बेटा आपको, तो ये बर्तन को गर्म करता है, क्योंकि ये जलने से ऊष्मा दिया है इसको। जब ऊष्मा दिया तो इसका ताप में वृद्धि हुई। ताप में वृद्धि तब होती है जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, आपको हम बताए थे। चलिए अब मेन चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, हम यहाँ पर ऊष्मा का संचरण, ये बात को समझेंगे। बहुत आसान चीज है। संचरण का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आपको कैसे बेटा आपको जाएगा, और कौन जाएगा? ऊष्मा। तो उसी को अगर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो इसी घटना को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो इस घटना को ही ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। क्लियर? संचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। आपको कैसे ऊष्मा जाती है आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लो बेटा, ध्यान देंगे, मान लो कि एक आपको लोहा का एक बेलन है, एक छड़ है, मान लो लोहा का, ध्यान देंगे एक छड़ है, छड़ बेटा आपको पता होगा कि जब छड़ को जब हम नीचे से गर्म करते हैं तो ये तो सबको पता है कि जब गर्म कब होगा? जब इसको ऊष्मा मिलेंगी। ऊष्मा कब मिलेंगी? जब ईंधन को जलाएंगे। ईंधन के रूप में कुछ भी हो सकता है, गैस को भी जला सकते हैं, लकड़ी को भी जला सकते हैं, गोईठा को भी जला सकते हैं, कोयला को भी जला सकते हैं। तो जलाने से कोई वस्तु जब जलती है तो उससे ऊष्मा पैदा होती है। तो अब देखिए इसको बेटा, इस लोहा का छड़ मान लो, नीचे से हम आपको कोई चीज़ जलाते हैं तो ये ऊष्मा देंगी, तो देखते होंगे ऊष्मा देंगी तो गर्म होंगी। तो आप देखते हो कि आपको जो जो क्षेत्र में ऊष्मा मिलेंगी, छड़ के जो भाग को ऊष्मा मिलेंगी वो गर्म होगा, ये सबको पता है। तो आप देखते हो कि पहले नीचे गर्म होता है और फिर गर्म होते होते ऊपर तक चल जाता है। अब देखेंगे, आपको हम बता दिए कि आपको कोई पदार्थ गर्म तब होती है जब उसको ऊष्मा मिलती है। अब बेटा देखो ये छड़ है, हम तो गर्म यहाँ किए, लेकिन गर्म यहाँ भी हो जाता है, धीरे धीरे कर कर पूरा लोहा गर्म हो जाती है, पूरा छड़ गर्म हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ दिए ईंधन, यहाँ दिए हम गौ करेंगे तो यहाँ जलाए और गर्म हो जाता है, पूरा धीरे धीरे गर्म होते तो पूरा गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये यहाँ भी गर्म हो गई, यानी यहाँ भी ऊष्मा मिली, तो ऊष्मा यहाँ से पैदा हुई थी। इसका मतलब यहाँ से ऊष्मा यहाँ चल गई तब ना गर्म हुई। ध्यान देंगे, तो इसका मतलब है कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, यहाँ से यहाँ तक। तो ध्यान देंगे, तो इसी घटना को कहते हैं ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण। क्लियर? चलिए अब ऊष्मा का संचरण समझ गए।
बिल्कुल सही, ध्यान देंगे। अब बेटा कोई भी पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 तरीका से होता है। कोई भी पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 तरह से होता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा के संचरण होने की 3 विधियां हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान 3 तरीका से जाती हैं और तीनों तरीका का नाम है। यानी यहाँ पर क्लियर कर दें, ऊष्मा का संचरण आपको 3 तरीकों से होता है। वो तरीका का नाम है या 3 विधियों से होता है। पहला विधि है चालन विधि, चालन जानेंगे, चालन विधि। दूसरा होता है बेटा संवहन विधि, संवहन विधि, संवहन विधि। और तीसरा होता है आपको विकिरण विधि, तीसरा होता है विकिरण विधि। आपको हम क्लियर कर दें, जिसको इसको बोलते हैं बेटा रेडिएशन मेथड, रेडिएशन, रेडिएशन मेथड, ध्यान देंगे। और इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड, ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड और इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। आपको एक क्लियर हो गया कि ऊष्मा का संचरण कितने विधियों से होती है? 3 विधियों से। अब आपको चालन विधि से गर्म होना कैसे समझें कि चालन विधि से गर्म हुआ, आप कैसे समझेंगे कि कोई पदार्थ संवहन विधि से गर्म हुआ, और कैसे समझेंगे कि कोई पदार्थ विकिरण विधि से गर्म हुआ। तो आपको हम क्लियर कर दें, कोई मन में पाप नहीं रहेगा, हर एक इंसान समझेगा इसको, डालेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आप तैयार रहें, हम आपको समझा देते हैं, आपको एक क्लियर कर दें। अब बेटा चालन विधि किसको कहेंगे, तो आपको हम बता दें, इसमें बात को क्लियर कर दें आपको ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएगा, तो हम समझें कि चालन विधि से गया, और कैसे जाएगा तो समझेंगे संवहन विधि से, और कैसे जाएगा तो समझेंगे विकिरण विधि से। आपको हम क्लियर कर दें, ये बात को समझिएगा। आपको यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए ठोस वस्तु है, बताया था बेटा शुरू में, इसलिए ठोस वस्तु के कण काफ़ी सटे सटे होते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों का बना होता है। तो ठोस वस्तु के कण काफ़ी सटे सटे होते हैं। तो होता क्या है बेटा, जब इसको गर्म करते हो, अगर ठोस वस्तु को यहाँ गर्म कर रहे हैं बेटा, हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा पहले एक कण को मिलती है, एक कण को, और एक कण से ऊष्मा, एक कण को जब मिलती है तो एक कण से ऊष्मा दूसरा कण में चल जाती है, दूसरा से तीसरा कण में चल जाती है। एक कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, ऊष्मा जाती है। बात को समझिए, आप देखते होंगे कि सटा सटा कोई पदार्थ होता है तो एक को गर्म करते हैं तो जो सटा हुआ वो भी गर्म हो जाती है, आपको ये पता होगा, ध्यान देंगे। तो अब बेटा आपको बताया था कि ठोस के जो कण होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं, ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं काफ़ी सटे सटे होते हैं। तो अब बेटा पहले जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो पहले एक कण गर्म होता है, एक कण से ऊष्मा दूसरे कण में जाती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, इस तरह से धीरे धीरे आपको सभी कण में ऊष्मा चल जाती है, और सभी कण में ऊष्मा चल जाएंगी तो सभी कण गर्म हो जाएंगे और पूरा वस्तु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या देखें, एक कण जो है एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जाता है, आपको ऊष्मा जाती है। आपको ध्यान देंगे तो ठोस पदार्थ के कण में, अब देखिए इस विधि से, अब देखिए पहले एक गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे करके टोटल गर्म हो गई, काफ़ी सटा सटा हुआ है, यानी क्लियर है। तो इस विधि से, कौन विधि, जैसे एक कण गर्म हुआ तो एक कण से ऊष्मा दूसरे में गई, दूसरे में से तीसरे में गई, तीसरे से चौथे में गई, इस तरह से टोटल कण में ऊष्मा चल गई। तो इस विधि से जब ऊष्मा चल गई तो गर्म हो गई। तो इस विधि से जो कोई पदार्थ गर्म होती हैं, इसी विधि को कहते हैं चालन विधि, कि एक कण से ऊष्मा दूसरे कण में जा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, इस तरह से टोटल में। तो कोई भी पदार्थ जब इस विधि से गर्म होती हैं तो इसी विधि को कहते हैं कौन विधि, चालन विधि। तो आपको बता दें बेटा कि इस विधि से सामान्यतः आपको ठोस वस्तु गर्म होता है, ठोस वस्तु, क्योंकि ठोस वस्तु के कण काफ़ी सटे सटे होते हैं। क्लियर, जानेंगे ठोस वस्तु के कण क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, ये जान जाइए। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें
तो ये दिमाग में आ गया कि ठोस वस्तु किस विधि से गर्म होती हैं, तो चालन विधि। अब कहेगा ईंट, ईंट को भी उष्मा देंगे तो गर्म होंगी। तो ईंट किस विधि से गर्म होता है, ईंट ठोस है। आप जानते होंगे कि ईंट के भी कण काफ़ी सटे सटे होते हैं, ईंट भी एक वस्तु है, जानते होंगे। तो ईंट भी कौन विधि से गर्म होगा, चालन विधि से गर्म होगा। क्या कोई दिक्कत? तो कोई भी ठोस वस्तु, अगर आप होश में है तो ठोस समझ में आ गया होगा, बता देंगे कोई भी ठोस वस्तु आपको चालन विधि से गर्म होती हैं। बता देंगे आपको द्रव वस्तु बहुत कम ही चालन विधि से गर्म होती हैं। आपको बता दें, एक एक्सेप्शन बता दें, आप नाम सुनोगे, ऐसे बाद में बताएंगे उसको, इसको पहले समझ लीजिए। अब ये ठोस वस्तु, अब देखिए ठोस वस्तु आप देखते होंगे कि कोई ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण बहुत तेजी से होता है, और कोई वस्तु में देखते हो कि ऊष्मा का संचरण धीरे धीरे होता है। जैसे आप देख लो बेटा, ध्यान देंगे, आपको उदाहरण देते हैं, लोहा का गोला ले लो। हम क्या बोलने जा रहे हैं समझिएगा। आप देखते होंगे आपको कोई ठोस वस्तु जो है, ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण कोई में बहुत तेज हो जाता है, यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, या इसका मतलब ऊष्मा का संचरण बहुत तेजी से हुआ। बता देंगे जैसे लोहा का गोला ले लो, इसको ऊष्मा देंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा एगो ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी को जब ऊष्मा देंगे तो उतना जल्दी गर्म नहीं होगी जितना जल्दी लोहा का गोला गर्म हुआ था। क्या आपको पता है? जानेंगे, आप जानते होंगे, क्या बोले समझ में आ गया? जानेंगे जितना जल्दी, यहाँ दो तरह के पदार्थ लिए बेटा, कि एक लिए लोहा का गोला, एक क्या लिए, लोहा का गोला, एक लिए लकड़ी, कोई चीज का लकड़ी हो। अब इसको उष्मा देंगे बेटा, तो उष्मा देंगे तो उतना जल्दी गर्म नहीं होगी जितना जल्दी कौन गर्म हो गई, लोहा। जितना जल्दी कौन गर्म हो गई, लोहा। तो इसका मतलब इसमें उष्मा का संचरण तेजी से होती है, इसमें उष्मा का संचरण आपको धीरे धीरे होती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें उष्मा का संचरण होता ही नहीं है। जैसे आप नाम सुनोगे एस्बेस्टस और एबोनाइट। एस्बेस्टस का नाम सुनोगे आप लोग, एस्बेस्टस, ये भी ठोस पदार्थ है। और एक है एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ का नाम सुनोगे। एक एस्बेस्टस जो छत पर, ध्यान देंगे, एक एस्बेस्टस होती है, एक एबोनाइट, ध्यान देंगे। अब कहा जाता है बेटा इसमें उष्मा का संचरण होता ही नहीं है, जबकि ठोस है। तो यहाँ ठोस भी तीन तरह के, एक ठोस वस्तु ऐसी जिसमें उष्मा का संचरण तेजी से होता हो, एक ठोस वस्तु यहाँ लकड़ी लिए ऐसी जिसमें उष्मा का संचरण धीरे धीरे होता हो, एक ठोस वस्तु ऐसे लिए जिसमें उष्मा का संचरण होता ही नहीं है। तीन तरह की बात तो गौर करेंगे तो आपको एक क्लियर है। तो बता दें, तो ठोस वस्तु में जो उष्मा का संचरण जो होती हैं, जानेंगे इसको उष्मा चालकता भी कहा जाता है। उष्मा चालकता, जानेंगे आपको ठोस वस्तु में जो उष्मा का संचरण होती हैं, जानेंगे उसको कहा जाता है उष्मा चालकता। किस विधि से गर्म होती हैं, तो हम कहेंगे चालन विधि। ठोस वस्तु किस विधि से गर्म होती है, चालन विधि। इसमें क्या होता है आप जानते हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब देखो बेटा, उष्मा चालकता, उष्मा का संचरण जो कोई वस्तु में होती हैं, इस घटना को ही जानेंगे उष्मा चालकता कहा जाता है। जिस वस्तु में उष्मा का संचरण जितना जल्दी होगा उसकी उष्मा चालकता उतना ही अधिक होगी, और जिसमें उष्मा का संचरण जितना कम होगा उसकी उष्मा चालकता बहुत कम होगी, और जिसमें उष्मा का संचरण होता ही नहीं है उसकी उष्मा चालकता शून्य होगी। जैसे एस्बेस्टस में उष्मा का संचरण नहीं होता है, इसका मतलब इसकी उष्मा चालकता का मान शून्य। उष्मा चालकता कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। अरे बेटा जानेंगे उष्मा का संचरण जो होती हैं कोई वस्तु में, इसी को कहा जाता है उष्मा का चालकता या उष्मा चालकता। और जितना तेज होती हैं कोई वस्तु में उष्मा का संचरण, उसकी उष्मा चालकता उतना ही अधिक होती है। अगर किसी वस्तु में धीरे धीरे होती हैं तो उसकी उष्मा चालकता कम होती है, और जिसमें उष्मा का संचरण होता ही नहीं है उसकी उष्मा चालकता शून्य होती है। तो उष्मा चालकता शून्य किसकी होंगी, एस्बेस्टस और एबोनाइट की छड़ का। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो उदाहरण लिए इसमें लोहे की छड़ का उष्मा चालकता ज़्यादा होगी, या लोहे के गोला का, और यहाँ लकड़ी की उष्मा चालकता कम होगी।
क्लियर। तो अब देखेंगे उष्मा चालकता के आधार पर भी आपको कोई वस्तु को 3 भाग में बांटा गया है। उष्मा चालकता समझे, उष्मा का संचरण कितना तेज होता है, कितना कम होता है और होता ही नहीं है। तो उष्मा के आपको उष्मा चालकता के आधार पर प्रत्येक ठोस पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 भाग में, एक को कहते हैं चालक पदार्थ, एक को कुचालक, एक को उष्मारोधी। अब समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो बारीकी से सुन रहे हो। हम बोल रहे हैं बेटा आपको यहाँ समझिएगा, उष्मा चालकता के आधार पर आपको यहाँ क्लियर कर दें। उष्मा चालकता के आधार पर कोई पदार्थ को, उष्मा चालकता के आधार पर कोई पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक पदार्थ को बोलते हैं चालक पदार्थ, एक को बोलते हैं कुचालक। कुचालक को बेटा अचालक भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुचालक या अचालक एक चीज होता है। अब तीसरा होती है उष्मारोधी, थर्मल इंसुलेटर बोलते हैं, उष्मारोधी। उष्मारोधी इसको ध्यान देंगे, आपको कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर। इसको नॉन कंडक्टर, इसको नॉन कंडक्टर, और इसको बोलते हैं आपको थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर ध्यान देंगे, ये बात को समझिएगा। तो बेटा ये जान जाइए, तो उष्मा चालकता के आधार पर इसका मतलब ये हुआ बेटा, उष्मा का संचरण कितना तेजी से, मतलब किस स्पीड से कोई वस्तु में फैलती हैं, मतलब उष्मा का संचरण कितना स्पीड से होती हैं, यानी उसके आधार पर आपको पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया गया। एक को कहा गया चालक, एक को कहा गया कुचालक, एक को कहा गया उष्मारोधी। तो वैसे पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण बहुत तेजी से होता हो, देंगे या आसानी से हो जाता हो, उसमें कोई परेशानी नहीं होता हो, वैसे पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से हो जाता हो, उस वस्तु को उष्मा का चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। और जिस वस्तु में उष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता हो, जैसे लकड़ी, रबर, नाम सुनोगे आप लोग, देंगे। और चालक में आप जानते होंगे अम्लीय जल, अम्लीय जल, मानव शरीर, मानव शरीर, ये बात को समझेंगे, ये सब चालक है। और कुचालक क्या क्लियर हुआ? क्लियर है बेटा, बात को समझेंगे। चालक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें उष्मा के संचरण बहुत तेजी से हो जाता हो और उष्मा के संचरण होने में कोई परेशानी नहीं होती हो, आसानी से हो जाता हो, माने उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान कोई वस्तु में आसानी से चल जाता हो, जानेंगे या हो जाता है, वैसे वस्तु को चालक कहते हैं, उष्मा का चालक। और जिसमें उष्मा का संचरण आपको आसानी से नहीं होता है, यानी उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं जा पाता है, वैसे वस्तु को उष्मा का कुचालक कहते हैं। इसमें आ जाता है बेटा रबर, नाम सुनोगे, रबर, कांच, लकड़ी, इसका उदाहरण है कुचालक का, उष्मा के कुचालक। एक उष्मारोधी वैसा पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण होता ही नहीं हो, जैसे में कौन? एस्बेस्टस और एबोनाइट। वैसे पदार्थ उष्मारोधी किसको कहते हैं? उष्मारोधी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें उष्मा का संचरण नहीं होता हो, माने उसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती हो। इसमें आ गया बेटा आपका एस्बेस्टस, कौन आ गया? एस्बेस्टस और एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चालन विधि के से संबंधित इतना बातें थी, यानी दिमाग में रखिएगा कि चालन विधि से ठोस पदार्थ गर्म होती हैं। कैसे? कि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से सटे सटे होते हैं और इसमें उष्मा देते हैं, तो पहले एक कण गर्म होती है, एक कण से दूसरा कण, दूसरे कण से तीसरा कण, तीसरे से चौथा कण। इस विधि से कोई वस्तु गर्म होती है तो इसको कहते हैं चालन विधि। क्लियर? और यहाँ पर क्लियर कर दें, एक नोट में याद रखिएगा, बाद में बोलेंगे। ये तो चालन विधि समझ गए। अब बेटा बताने जा रहे हैं आपको संवहन विधि। आपको कौन वस्तु संवहन विधि से गर्म होती हैं? इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड, ध्यान देंगे। एक किसको कहेंगे? आपको देखो बेटा द्रव पदार्थ को देखो, द्रव को, अभी ठोस वाला बताए थे,
द्रव को देखते हैं, बड़ा सोचो, द्रव पदार्थ को देखते हैं तो द्रव अभी बताए थे कि द्रव वस्तु भी छोटे छोटे कण के बने होते हैं और ये इसके कण दूर दूर पर होते हैं। किसके बनिस्पत या किसके तुलना में? ठोस वस्तु के तुलना में। इसमें कण सटे सटे और द्रव में कण हटे हटे दूर दूर पर होते हैं उसके तुलना में। तो ये आपको बेटा इसको जब उष्मा देते हैं, देखिएगा, सोचिएगा, कोई वस्तु गर्म तब होगी जब उष्मा देंगे। जब इसको कोई चीज़ वस्तु जलाते हैं, ज्वाला बुझ लो, आकार लो, डाल देंगे, जब इसको देते हैं उष्मा तो पहले क्या होता है कि एक कण गर्म हुआ, मान लो कि एक कण यहाँ है, मान लो ये गर्म हुआ। एक कण जब गर्म हो जाती है, बात को समझिएगा, ये द्रव वस्तु है, इसके कण दूर दूर पर होते हैं। जब बेटा इसको उष्मा देते हैं तो एक कण गर्म हुआ, एक कण गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है। जब इसको उष्मा दिए तो ये कण को उष्मा मिली, ई कण को, जब इस कण को उष्मा मिली तो उष्मा मिलने के बाद वो गर्म होंगी, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती हैं। तो हल्की वस्तु निश्चित है कि ऊपर चल जाती है। कोई वस्तु हल्का देखो उड़ जाएगा, तो ये हल्का जब इसको उष्मा मिलती है तो गर्म हो जाती है, गर्म होकर के कहाँ चल जाते हैं? ऊपर चल जाती हैं। और फिर ये जो ठंडी वस्तु है नीचे चलाती है, मतलब ठंडा जो कण है ये तो गर्म हो गई, ये नीचे चलाती हैं। फिर इसको भी उष्मा मिलती है, ये भी गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर के ये भी ऊपर चल जाती है हल्का होकर के। फिर ये तीसरा कण आएगा नीचे, ये भी, इसको भी उष्मा मिलेगा, ये भी गर्म होगा, ऊपर चल जाएगा। फिर अगला कण आएगा नीचे, जानेंगे। इस प्रकार से सारे कण गर्म हो जाते हैं। तो जब सारे कण गर्म हो जाएंगे तो वस्तु गर्म हो जाएंगी। इस प्रकार से द्रव वस्तु गर्म होती हैं। क्लियर? इस प्रकार से द्रव वस्तु गर्म होती हैं, जानेंगे। तो इस विधि से जो गर्म होती हैं, इसी विधि को कहा जाता है संवहन विधि। दोनों विधि में अंतर बुझा गया होगा। संवहन विधि में पहले जब कोई वस्तु को जब ईंधन देते हैं, उष्मा देते हैं, तो एक कण गर्म होती हैं, एक कण गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं, हल्की होकर के ऊपर चल जाती हैं। फिर दूसरा कण नीचे आता है, जो ठंडा कण हो, वो भी गर्म होती हैं, वो हल्की होकर फिर जल जाती हैं। फिर तीसरा कण आता है, वो गर्म होती हैं, फिर हल्के होकर ऊपर चल जाती है। इस प्रकार से बारी बारी से आपको सारे कण गर्म होते हैं, जानेंगे, और वस्तु गर्म होती हैं। इस विधि से अगर कोई वस्तु गर्म होती है, इसी विधि को कहा जाता है संवहन विधि। तो बता दें बेटा कि संवहन विधि से गर्म होते हैं कौन? द्रव पदार्थ। कौन पदार्थ? द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ दोनों। आपको क्लियर कर दें, संवहन विधि से द्रव पदार्थ भी, जैसे जल, आप देखते होंगे बेटा कि आपको धीरे धीरे जल का टोटल कण जब गर्म हो जाती है तो खौलने लगता है। जल का जब टोटल कण धीरे ऐसे गर्म हो जाएंगी इस प्रकार से तो खौलने लगती हैं, जानेंगे। तो इस विधि से जो गर्म होती हैं, इस विधि को ही कहा जाता है संवहन विधि। कौन विधि? तो क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव पदार्थ या जल आपको किस विधि से गर्म होते हैं, तो कहेंगे संवहन विधि। कौन विधि? संवहन विधि। गैसीय पदार्थ भी इसी विधि से गर्म होते हैं। जैसे गैसीय पदार्थ में भी देखो, ये गैस ले लो, इसको भी गर्म करेंगे बेटा। गैसीय पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो इसका भी एक कण गर्म होगा, गर्म होकर करके, क्योंकि गैसीय पदार्थ भी छोटे छोटे कण के बने होते हैं, जानेंगे। सभी पदार्थ छोटे छोटे कण के बने होते हैं। तो इसका एक कण गर्म होगा, गर्म होकर के हल्की होगी, ऊपर जाएगा, फिर दूसरा कण आएगा, एकदम सेम प्रोसेस, सेम तरीका। तो गैसीय पदार्थ भी उसी विधि से गर्म होती हैं जिस विधि से द्रव पदार्थ। तो गौर करेंगे, यानी द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ आपको कौन विधि से गर्म होते हैं, तो कहेंगे संवहन विधि। कौन विधि? संवहन विधि। ऐसे कहा जाता है बेटा कि पृथ्वी के वायुमंडल भी, क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी के वायुमंडल भी आपको संवहन विधि से गर्म होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल भी आपको संवहन विधि से गर्म होती हैं। एक ऐसे बात समझो बेटा, आपको आप जानते हो वायुमंडल का नाम सुनोगे आप लोग। ये बेटा मान लो कि ये पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी है। वायुमंडल किसको कहते हैं आपको पता है? पृथ्वी के सतह के चारों ओर विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण। पृथ्वी के सतह के चारों ओर विभिन्न गैसों का क्या है? ये मिश्रण है। तो बेटा अब होता क्या है, एक वायुमंडल क्वेश्चन, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी वायुमंडल गैस है। वायुमंडल क्या है? गैस है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब सूर्य का लाइट पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब आती है तो सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर आ जाती है, वायुमंडल को पार करते हुए, लेकिन वायुमंडल गर्म नहीं होती है, जानेंगे। और
बात को समझिएगा। तो अब मान लो बेटा, ये समझो कि ये पृथ्वी मान लो तुम, इसके सतह के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसके सतह के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये पृथ्वी मान लो, इसके सतह के चारों ओर विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। आपको ये सूर्य है बेटा, आपका सूर्य, ये मान लो सूर्य है। क्लियर? सूर्य का लाइट जब आता है बेटा, तो सबसे पहले पृथ्वी के सतह, पृथ्वी का सतह यहाँ है, ये पृथ्वी का सतह मान लो, लाइट जो आती है सबसे पहले सतह पर आती है, ये सूर्य का लाइट, और यहाँ से टकरा करके, आपको टकरा करके लौटती है, तब वायुमंडल गर्म होता है। बता देंगे तो ये सूर्य का लाइट आया, बात को समझिएगा थोड़ा सा। ये सूर्य का प्रकाश आया, प्रकाश सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर आई, बता देंगे, और यहाँ से टकरा कर जब लौटती हैं तो ये सूर्य के प्रकाश में भी ऊष्मा है, सूर्य के प्रकाश में भी ऊष्मा है, तो ऊष्मा तन इसको गर्म करेगा, इसको ऊष्मा मिलेगी तब। तो ये बेटा क्या होता है कि गैसीय पदार्थ है, तो गैसीय पदार्थ जब टकराती हैं तो इसको टकरा के जब लौटती हैं तो ऊष्मा मिलती है कण को, तो पहले एक कण गर्म होगा, फिर दूसरा कण गर्म होगा, इस तरह से धीरे धीरे सभी कण गर्म होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, तो आपको पता चल गया होगा कि टकरा के जब लौटती हैं, ये सब तो गैस है, तो ये टकरा करके जब ऐसे समझो, ये सतह मान लो बेटा, ये पृथ्वी का सतह मान लो, ये आपका कण है, वायुमंडल के कण यानी गैसीय पदार्थ। तो ये सूर्य का प्रकाश आया, फिर लौटा, यहाँ से लौटेगा, तो लौटेगा बेटा तो पहले कोई एक कण को ऊष्मा देंगे, तो एक गर्म होगी, तो गर्म होकर क्या होगी? हल्की हो जाएगी, हल्की होगी तो कहाँ? ऊपर चल जाएगी। फिर दूसरा कण आएगा, दूसरा कण गर्म होंगी, वो भी हल्की होंगी, ऊपर चल जाएंगी। इस तरह से बारी बारी सभी कण, वायुमंडल के कण गर्म होते हैं। तो ये विधि तो संवहनी विधि न हुआ जो इसके पहले बताए थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वायुमंडल के कण भी आपको संवहन विधि से गर्म होते हैं, कि वायुमंडल भी गैसीय पदार्थ है। और गैस कौन विधि से गर्म होते हैं? संवहन विधि से, बता चुके हैं। द्रव पदार्थ भी और गैसीय पदार्थ भी संवहन विधि से गर्म होते हैं। लेकिन एक बताया विकिरण विधि, कौन विधि? विकिरण। आपको एक है बेटा विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल कहेगा, पृथ्वी का वायुमंडल सतह के चारों ओर फैला हुआ है, पृथ्वी का वायुमंडल सतह के चारों ओर फैला हुआ है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल कहेगा कि पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होती है, तो संवहन विधि। लेकिन कहा कि पृथ्वी का सतह किस विधि से गर्म होती है, न देखते धरती भी गर्म हो जाती है, तो पृथ्वी का सतह जो गर्म होती है विकिरण विधि से। पृथ्वी का सतह कौन विधि से? विकिरण विधि से। जान देंगे, ये जान जाइए, पृथ्वी का सतह कहेगा सूर्य के लाइट से डायरेक्ट गर्म होती हैं, सूर्य का लाइट डायरेक्ट पाती हैं, तो डायरेक्ट पाने से गर्म होती हैं, तो इस विधि से जो गर्म होती हैं उसको कहेंगे विकिरण विधि। कौन विधि? विकिरण विधि। तो धरती या पृथ्वी का सतह कहेगा, पृथ्वी का सतह कहेगा तो हम कहेंगे कि ये विकिरण विधि से गर्म होता है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल कहेगा तो कहेंगे संवहन विधि से गर्म होता है, क्योंकि वायुमंडल भी गैसीय पदार्थ है। और बेटा बता चुके हैं कि गैसीय पदार्थ और द्रव पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं, तो संवहन विधि। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और पूरा का पूरा ध्यान देंगे, वीडियो देखें, ये आपको एक क्लियर हो जाएगा आपको। अब बेटा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।